हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है कीवेब टेक सिविल इंजीनियरिंग। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि इसका सेकंड पार्ट जल्दी से लेके आइए, तो मैं लेके आया हूं आज आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा, और बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं और आप इस वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, साथ में हमारा जो नया चैनल है कूल सिविल, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां मैं डालता हूं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट में। और एक बात और कि जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देखते हैं उसमें से 87% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उससे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब? आपकी जो स्लैब होती है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये सब चीजें आप डिजाइन करते हैं, ठीक है, पर अगर ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो इसका मतलब वो एक ऑन एन एवरेज पूछना चाहता है कि लगभग कितना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 125 mm या 4.75 इंच आपका लगभग होना ही चाहिए थिकनेस ऑफ स्लैब। आई होप आप समझ गए। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जनरल बताना पड़ता है लगभग कितना हो सकता है, वरना आप जब डिजाइन करेंगे तो हो सकता है वो 100 mm भी निकल जाए, लेकिन आप ऑन एन एवरेजन आप यही बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, रिंग एंड बॉल टेस्ट इज यूज्ड फॉर? आपका जो रिंग एंड बॉल टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है बिटमन। जो रिंग एंड बॉल टेस्ट होता है वो बिटमन पर किया जाता है, और क्यों? सॉफ्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के लिए आपका किया जाता है रिंग एंड बॉल टेस्ट। इमेज में आप देख सकते हैं इस टाइप का इसका अपरेटस होता है। इंटरव्यू से पहले आप कम से कम टेस्ट से रिलेटेड जितने भी, चाहे वो सीमेंट टेस्ट हो या बिटमन टेस्ट हो, कंक्रीट टेस्ट हो, जितने भी टेस्ट होते हैं बिल्डिंग मटेरियल के, वो आप सारे पढ़ के जाइएगा कि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैंने सीमेंट के ऊपर जितने भी टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्लोप ऑफ स्टेयर? आपका जो स्टेयर, जो सीढ़ी होता है, उसका एवरेज स्लोप कितना होता है, उठान कितना होता है? तो इसका आंसर है 25 डिग्री से 40 डिग्री तक का होता है आपका एवरेज स्लोप, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्लोप का मतलब ये वाला एंगल है। तो आपका एंगल जो है वो 25 डिग्री से कम नहीं रखते, क्योंकि अगर 25 डिग्री से कम हुआ तो आपका स्पान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और 40 डिग्री से नहीं ऊपर रखते, क्योंकि अगर आपने 40 डिग्री से ऊपर रख दिया तो आपका स्लोप इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप जब सीढ़ी पे खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पीछे की तरफ गिर जाऊंगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग इज? एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम यानी आयतन कितना होता है? तो इसका आंसर है 35 लीटर या 0.035 मीटर क्यूब या 1.23 CFT। CFT का मतलब क्यूबिक फीट। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और हाँ, मैं बता दूं कि सीमेंट बैग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इमेज में आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल हाइट ऑफ सिंगली स्टोरी बिल्डिंग? आपका जो सिंगली स्टोरी बिल्डिंग होता है उसका नॉर्मल हाइट कितना होता है? तो इसका आंसर है 3.15 मीटर या 12 फुट तक होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस चेक किया जाता है आपके इंटरव्यू में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एवरेज थिकनेस कितना होना चाहिए, यहाँ पर क्या है एवरेज हाइट कितना होना चाहिए। तो आपको एवरेज पता होना चाहिए, जब आप डिजाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका कम ज्यादा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेजन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। इसका मैं एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं कि मेरी क्लास में एक लड़का था, जब उसे बीम का डिजाइन बोला गया तो उसने बीम का डिजाइन किया, प्रॉपर फार्मूला यूज किया, उसने डिजाइन किया। जब लास्ट में टीचर ने उसकी कॉपी देखी तो सिर्फ आंसर देखकर उसका क्या करा, उसका पूरा क्वेश्चन काट दिया। रीजन, क्योंकि उसने जो डिजाइन किया था उसमें जो बीम का उसने डेप्थ यानी कि गहराई जो निकाली थी वो 6 मीटर का निकाला था। अब आप खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस वाली बात, कि आपकी जो एक बिल्डिंग की हाइट होती है वो 3 मीटर होती है के आसपास, ठीक है, 3 मीटर के आसपास होती है, और आपकी जो बीम की डेप्थ है उसने कितना निकाला, 6 मीटर। यानी कि आपकी बीम जो है वो छत से शुरू होगी और जमीन के नीचे धंस जाएगी। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉमन सेंस वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट इन ए मिक्सर मशीन? आपके मिक्सर मशीन में किसी कंक्रीट को मिक्स करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए? तो इसका आंसर है 2 से 3 मिनट।
यहाँ पर आपका जो मिक्सर मशीन होता है उसमें कंक्रीट को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 2 या 3 मिनट से ज़्यादा मिक्स करेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब कुल मिला के बात ऐसी कि आपकी तरी तरी अलग हो जाएगी और आपका नॉर्मल जो कंक्रीट है वो अलग हो जाएगा। इसी वजह से प्रीफर किया जाता है कि 2 से 3 मिनट में आप कंक्रीट को मिक्स कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डाया ऑफ बार इन कॉलम। आपके कॉलम में मिनिमम डाया ऑफ बार कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 12 mm। 12 mm से कम का डाया नहीं होना चाहिए अगर आप कॉलम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये तो ही डाया की बात। अगर हम बात करें मिनिमम बार कितना यूज करना है, तो अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मिनिमम 4 और अगर सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम 6 आपका बार यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक। आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास जो ब्रिक होते हैं उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट का आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें न्यूटन पर mm स्क्वायर में तो ये होगा 10.5, 7 और 3.5। तो आप हमेशा यूनिट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार ना आपके एग्जाम में भी गलतियां हो जाती हैं। आप यूनिट नहीं देखते हैं और आंसर लगा के आ जाते हैं, आपको लगता है मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली में आपको यूनिट जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो इसका आंसर है 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर, 10 घंटे होता है, या मिनट में बात करें तो 600 मिनट। ब्रैकेट में मैंने 600 मिनट जानबूझ के लिखा, क्योंकि मैंने कहा था ना कई बार यूनिट में आप गलत कर देते हो। एक बार क्या हुआ था, ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वुड होता है उसका लाइफ टाइम कितना होता है, ठीक है? तो इसका आंसर था 10 ईयर यानी 10 साल, लेकिन वहां पर ऑप्शन में महीनों में दिया गया था। तो कई स्टूडेंट ने जल्दबाजी में क्या किया, 10 साल को पता नहीं क्या कैलकुलेट किया कि उसका मंथ निकाला उन्होंने 100, जबकि होना चाहिए 10 × 12 = 120, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने क्या निकाला 100 और बस आंसर लगा के आ गए, उन्हें लगा कि सही होगा। तो इसी वजह से यूनिट पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटीएम फुल फॉर्म एंड यूज। आपका यूटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका यूज क्या है? तो इसका आंसर है यूटीएम का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और इसका यूज किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जैसे कि आपका कंक्रीट ब्लॉक हो गया या आपका ब्रिक हो गया, तो इन सब के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन अर्थात यूटीएम मशीन का यूज किया जाता है। इंटरव्यू में ज्यादा संभावनाएं रहती है कि टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वो ज्यादा पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होता है? तो देखिए नॉर्मल तो आप जानते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होता है 10%, सिर्फ 10% होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें वैल्यू कितनी होती है तो 0.7 √FCK, जहां पर FCK क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और आप सभी जानते हैं कि आपका जो कंक्रीट होता है वो टेंसाइल में वीक होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव का सिर्फ 10% होता है। इसी वजह से कंक्रीट का यूज ऐसे कंपोनेंट में नहीं करते जहां पर टेंशन आता है, और अगर टेंशन आता है तो वहां पर हम स्टील बार का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एकड़, 1 एकड़ कितना होता है? तो इसका आंसर है 43560 फीट स्क्वायर या 1.62 बीघा। आप सभी जानते हैं एकड़ हुआ फीट स्क्वायर या बीघा, ये एरिया का एक यूनिट है, ठीक है? तो आपका यूनिट कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए सॉइल का, ठीक है? इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके से किया जाता है प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट के बारे में और भी जो इसके अंदर डिटेल्स है वो भी पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है टेस्ट से रिलेटेड, चाहे वो सॉइल हो, सीमेंट हो, ब्रिक टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उससे रिलेटेड सारे आप इंफॉर्मेशन याद करके जाना, क्योंकि टेस्ट से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। जो ट्रेडिशनल ब्रिक होता है उसका साइज क्या होता है? देखिए ब्रिक की साइज की बात करें तो एक होता है आपका स्टैंडर्ड ब्रिक में मॉडुलर ब्रिक, एक होता है नॉमिनल ब्रिक और एक होता है ट्रेडिशनल ब्रिक। तो पूछा गया है ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज, तो इसका साइज होता है 9 इंच × 4 इंच × 3.5 इंच, यानी 9 इंच की लंबाई होगी, चौड़ाई इसका 4 इंच और ऊंचाई इसका 3.5 इंच। आपने कई बार दीवार के बारे में सुना होगा कि ये 9 इंची दीवार है या 4 इंची दीवार है, ठीक है? तो वो यही साइज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ब्रिक में एक मॉडुलर ब्रिक होता है, नॉमिनल ब्रिक होता है और एक ट्रेडिशनल ब्रिक होता है। ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज मैंने बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए अलग अलग कि आपका मॉडुलर ब्रिक
का साइज क्या होता है और नॉमिनल ब्रिक का साइज क्या होता है, देखना है कि किसे किसे कंफर्म है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। मॉडुलर ब्रिक का साइज कुछ और बता देंगे, नॉमिनल का कुछ और बता देंगे, एग्जाम में आएगा तो किसी का कुछ भी लगा के आ जाएंगे, सोचेंगे मेरा आंसर सही है। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए मैंने एक अपना नया चैनल बनाया है कूल सिविल, उसे भी जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उस चैनल पे मैं छोटी वीडियोस लेके आता हूं, सिर्फ एक टॉपिक रहेगा और 60 से 90 सेकंड के अंदर अंदर मैं उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का नाम है कूल सिविल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज कंक्रीट टेक टू गेट टू फुल स्ट्रेंथ? आपका फुल स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट कितना टाइम लेता है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर है 28 डेज। 28 दिन बाद लगभग ये 95 से 99% तक स्ट्रेंथ अपना गेन कर लेता है। ठीक है, इसी वजह से माना जाता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो 28 डेज में कंप्लीट गेन कर लेता है। तो दोस्तों, सिविल इंटरव्यू से रिलेटेड ये सेकंड पार्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे थर्ड पार्ट के लिए आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। और प्लीज जो बात मैं आपको बताऊं उन्हें प्लीज ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको जिस टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन बताया उस टॉपिक पे अगर आप और पढ़ सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं तो प्लीज जरूर कीजिएगा। अब आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। आपके लिए क्वेश्चन है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ठीक है, किस चीज के लिए किया जाता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट? तो जो भी आंसर हो कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, हमारे नए चैनल कूल सिविल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।